हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की परिचर्चा है रामशरण शर्मा की पुस्तक का हम रोज एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की परिचर्चा है भाषाई पृष्ठभूमि को लेकर के। भाषाई पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भाषाओं ने इतिहास के निर्माण में अपना योगदान दिया। विविध लोग आए, आर्य आए और इसी धरती पे बस गए, इसी भारत भूमि पर बस गए। शक, पल्लव, कुषाणों ने आक्रमण किए और इसी को अपना साम्राज्य बना लिया। यहीं वे लोग बस गए। तो उनकी विविध भाषाएं जो बाहर से आईं और आज भी भाषाएं क्या है भारत में विद्यमान हैं, उन्हीं को लेकर के चर्चा है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं और इनका योगदान किस तरीके से भारतीय संस्कृति में रहा और भारतीय संस्कृति के निर्माण में, कला के निर्माण में और भारतीय इतिहास के निर्माण में रहा है। उन्हीं को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो विषय है, यह जो टॉपिक है भाषाई पृष्ठभूमि, वो बहुत छोटा टॉपिक है और ज्यादा बस इसमें समझने का थोड़ा सा पोर्शंस है और मैं उन्हें आपको बता रहा हूं। तो चलिए करते हैं चर्चा को स्टार्ट, बने रही वीडियो। मैंने सबको पढ़ा रखा है। अब मैं आज बातें करने वाला हूं भाषाई पृष्ठभूमि को लेकर के। इसे मैं तीसरा चैप्टर के रूप में पढ़ाने वाला हूं। आज तीसरा लेक्चर है। तो चलिए, भाषाई पृष्ठभूमि। प्रमुख भाषा समूह की रामशरण शर्मा जी ने बातें की हैं, वो मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूं। भारत भाषाई विविधता वाला देश है। आपको पता है भारत विविध भाषाओं और विविध संस्कृतियों का देश रहा है। हर जगह पे आप जाएंगे तो अनेक बोलियां आपको मिलेंगी, क्षेत्रीय बोली मिलेंगी और क्षेत्रीय बोली के अंतर्गत भी विविध भाषाएं आपको मिलेंगी। हिंदी के अंतर्गत और टूटी फूटी बोलियां हैं। इस तरीके की बातें हैं। विविध भाषाओं वाला देश है। ग्रियर्सन द्वारा किए गए भारत के भाषाई सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 180 भाषाएं और 550 बोलियां प्रचलित हैं। इसे समझिए। विविध लोग जैसे जैसे आए, जैसे जैसे विभिन्न लोग आए, भाषा का विकास हुआ। तो भारत में लोगों ने प्रवासन किया। जैसे आर्य आ गए तो उनकी भाषाएं, वैदिक संस्कृति हमारे पास आ गई, संस्कृत हमारे पास आ गई। तो इसी तरीके से जितने लोग भारत में आए उनकी भाषाएं यहां पे आ गई। इस तरीके से आप समझिए। तो भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस तरीके से बांटा जाता है? तो 4 भागों में भारत की भाषाओं को बांटा जाता है। पहला है आपका ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती बर्मन, द्रविड़ और इंडो आर्यन। इन भाषाओं की बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक को 2 भागों में बांटा जाता है, मुंडा और मोन खमेर। तिब्बती भाषाओं में आपके देखेंगे, इनमें पहले बता देता हूं। मुंडा में है मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया आदि क्या है, प्रमुख है। मोन खमेर की बात करें तो खासी और निकोबारी भाषाएं हैं। तिब्बती बर्मन भाषाओं की बातें करें तो बोडो, मिजो, मणिपुरी, गोरो, नागा भाषाएं और लेप्चा भाषाएं प्रमुख हैं। वहीं द्रविड़न भाषाओं की बातें करें, द्रविड़ भाषाओं की बातें करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, गोंडी, कुरुख और ब्रहुई भाषाएं प्रमुख हैं। इंडो आर्यन भाषाओं के भाषा हैं और इनको 3 भागों में स्पेशली बांट करके देखते हैं। प्राचीन काल में हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृत, फिर आया आपका लौकिक संस्कृत। उसके बाद मध्यकालीन भारत में पाली भाषाएं और प्राकृत भाषाएं और अपभ्रंश देखने को मिली। और आधुनिक में आप देखते हैं इन्हीं भाषाओं से उद्भव होकर के क्या बन गया, हिंदी, बंगाली, असमिया, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, ये भाषाएं बन गई। तो इनको एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या है। तो चलिए समझते हैं। इतने को आप समझ लीजिए, यही पृष्ठभूमि है, इसी के बारे में लेखक ने बातें की हैं। ये देखिए मैंने बना रखा है कहां कहां पे, और इनको मैंने इसलिए 2-3 कलर किए हैं क्योंकि कई क्षेत्रों ऐसे हैं जहां पे 1-2-3 भाषाएं भी बोली जाती है। तो इसको आप समझ सकते हैं, मैंने आपके लिए मानचित्र बना रखा है।
देख लीजिए। पहली बातें करेंगे हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को लेकर के। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को मुख्यतः दो उप परिवारों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। मैंने शुरू में ही बताया है कौन कौन से, ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन। ऑस्ट्रोनेशियन भाषाओं में देखें तो आता है ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली भाषा, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, मलय क्षेत्रों में और प्रशांत के द्वीपों में बोली जाने वाली भाषाएं क्या कहलाती है, ऑस्ट्रोनेशियन भाषाएं कहलाती है। वहीं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में बोली जाती है। तो हम देखेंगे अब ऑस्ट्रो एशियाटिक को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक की प्रमुख शाखाएं हैं मुंडा और मोन खमेर। इनको मैंने एक एक बताया है। यहां पे भारत की सबसे प्रमुख ऑस्ट्रो एशियाटिक शाखा कौन कौन सी है और कौन कौन सी जनजातियां इनको बोलती है, तो प्रायः जनजाति है संथाल, मुंडा, हो आदि, है ना। प्रमुख क्षेत्र है इनके झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ये भाषाएं बोली जाती है। मुंडा, संथाली और हो जैसी भाषाओं को मुंडारी भाषाओं के समूह में क्या किया गया है, रखा गया है इन भाषाओं को। मोन खमेर की बातें करें तो भारत में इनका प्रमुख प्रतिनिधित्व खासी भाषा करती है। प्रमुख क्षेत्र है मेघालय की खासी एवं जनजाति या पहाड़ियां, वहां पे जो पहाड़ी है वहां की जनजाति के लोग क्या करते हैं, इन्हें प्रायतर बोलते हैं। निकोबार द्वीप में भी यह भाषाएं निकोबारी भाषा के रूप में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। बस सीधा सीधा है आज का। तिब्बती बर्मन भाषाओं की बातें करें, तिब्बती बर्मन भाषाओं की बातें करते हैं लेखक, तो चीन और तिब्बत का भाषा का परिवार है। यह जो है कम से कम इसमें 300 से भी अधिक भाषाएं क्या है, सम्मिलित हैं। देखिए यह चीन, तिब्बत, म्यांमार यानी बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। भारत में इनका विस्तार देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और दार्जिलिंग तक के क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि में विश्व की क्या है, सबसे बड़े भाषा परिवार में से एक है, सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। प्रमुख भाषाओं की बातें करें तो बोडो, मणिपुरी, मैथिली भी कहते हैं उसे को, मणिपुरी को, मिजो, गोरो, नागा भाषाएं, लेप्चा, भूटिया आदि क्या है, प्रमुख है। और इसमें आता है बुरुंची भाषा, ये भाषा भी इसमें आती है। बुरुंची की बातें करें तो बुरुंची अहोम शासकों द्वारा क्या की जाने वाली भाषा थी, प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। इससे ऐतिहासिक अभिलेख मिलते हैं, जानकारियां मिलती है और साथ ही साथ असम का जो इतिहास है, मध्यकालीन असम का इतिहास है, उनके बारे में गहन जानकारी मिलती है इसी भाषा से। इन्हें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। साहित्य की बातें करें, इसी भाषा की साहित्य की बातें करें तो मौखिक परंपराएं अधिक विकसित थी। बाद में स्वतंत्र लिपि और लिखित साहित्य बहुत कम मिले हैं, साहित्य इसके बहुत कम मिले हैं। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए और ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, इसे लिखित एवं संकलित किया इसी भाषा को। ठीक, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो ये तीसरी प्रमुख भाषा के रूप में है। दक्षिण भारत तथा उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में ये भाषाएं बोली जाती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी ये भाषा बोलने को देखने को मिलती है। इसमें क्या है, 20 से 25 प्रमुख भाषाएं एवं अनेक बोलियां सम्मिलित हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में इन भाषाओं की बातें करें तो तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बोली जाती है, इन्हीं के अंतर्गत आती है भाषाएं। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है, मलयालम केरल में बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ कुरुख गोंडी जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में बोले जाने वाली भाषा है। मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है। ब्रहुई, ब्रहुई पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया की प्रमुख भाषा है, इन्हें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रहुई भाषा की बात करें तो एक महत्वपूर्ण क्या है, द्रविड़ भाषा है, जो बलूचिस्तान के क्षेत्र से द्रविड़ भाषाओं के उत्तर पश्चिमी विस्तार का क्या है, प्रमाण देती है कि वहां से लोग आए होंगे इस क्षेत्र में, तभी ये भाषा का क्या हुआ, प्रसार हुआ होगा, ऐसा कहना है। आनुवांशिक रूप से इसमें मत है
उत्पत्ति को लेकर के ये भाषा इस क्षेत्र में कैसे आ गई, इसको लेकर के मत है। तो एक मत है अनुवांशिक, लोगों का प्रवासन हुआ होगा कहां से, पश्चिम एशिया से भारत की ओर, तब ये भाषा भारत पहुंच गई होगी। एक प्रमाण ये है कि भाषा विज्ञान का एक मत है, आधुनिक भाषा विज्ञान का नहीं है ना, अभी का, उस समय का है जब लेखक ने पुस्तक लिखा था। तो प्राचीन इलम यानी ईरान के क्षेत्र की भाषा क्या हो गई, एल्मो द्रविड़ परिकल्पना करते हैं, और यह सिद्धांत क्या नहीं है, मान्य नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक, मान्य मत नहीं है। इसमें माना जाता है कि जो ईरान की भाषाएं हैं, प्राचीन इलम भाषा, वो इससे रिलेटेड मानी जाती है, इसी की भाषा मानी जाती है, चूंकि ऐसा नहीं है। ठीक, इसी को लेखक बता रहे हैं और इसी को मैंने भी यहां पे सेम चर्चा आपको कर दी है। इंडो आर्यन भाषा परिवार, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार एक प्रमुख शाखा है। यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार क्या है, तो इंडो आर्यन की भाषाएं हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। इंडो आर्यन यूरोपीय भाषाओं की प्रमुख शाखाएं हैं इंडो ईरानी, दार्दिक, कुछ विद्वान इसे इंडो आर्यन की उपशाखा भी मानते हैं, किसको, दार्दिक को। और इंडो आर्यन जो भाषा है, इंडो आर्यन ये वाली भाषा, ये भाषा भारत में प्रमुख इंडो आर्यन भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं इंडो आर्यन भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। इन भाषाओं के विकास का चरण है, प्राचीन इंडो आर्यन भाषाएं हैं आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक यानी कि क्लासिकल जो संस्कृत है वो प्राचीन में आती है। फिर मध्यकालीन जब आता है तो इंडो आर्यन भाषाएं देखने को मिलती है पाली के रूप में, प्राकृत के रूप में और अपभ्रंश के रूप में। इसका काल लगभग ईसा की 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ईस्वी के बीच में, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं, इनकी बातें करें तो अपभ्रंश से भाषाएं क्या हुई, विकसित हुई, इसी से विकसित हुई। इनमें है, मैंने बताया, हिंदी है, पंजाबी है, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, कश्मीरी है, नेपाली है, कोंकणी, ठीक, आदि भाषाएं आती है। भाषा समूहों का पारस्परिक प्रभाव, भारत के चारों भाषा परिवारों के बीच शब्दों और सांस्कृतिक तत्वों का क्या है, निरंतर आदान प्रदान हुआ है। आपस में लोग इन भाषाओं का आदान प्रदान किए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों को क्या किया है, आत्मसात किया है। ऋग्वेद में मुंडा, ऋग्वेद में भी जो आर्यों की विशेषकर ग्रंथ रही है, उस ऋग्वेद में भी मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के क्या मिले हैं, अनेक शब्द मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि क्या हुआ है, भाषाओं का आदान प्रदान हुआ है। इसी कारण भारतीय भाषाओं में अनेक समान शब्द एवं भाषाई विशेषताएं क्या है, विद्यमान हैं। इन्हीं आदान प्रदान के कारण, इतनी भाषाओं के एक में मिल जाने के कारण से भाषाई विविधता भी भारत में दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी उस भाषाई विविधता में भी एकता का सूत्रपात देखने को मिला है। सजातीय नस्लीय समूह और भाषा परिवार, इसके बारे में लेखक ने सबसे लास्ट में बात किया है, मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नस्लीय तौर पे, आधुनिक तौर पे ऐसे बांटा नहीं जाता भाई। जो बांटा है मैं उसको सीधा सीधा बता रहा हूं बस। भारत में अनेक भाषा परिवार और मानव समूह पाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी में क्या किया गया है, मानव का वर्गीकरण मुख्यतः शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है। उसी के आधार पर भाषाओं का भी को बांटा गया है थोड़ा सा, ठीक। नेग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और काकेसाइड साइड्स, ठीक। इनमें क्या है, नेग्रेटो की बातें करें तो प्रमुख क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप, दक्षिण भारत के कुछ भाग। भाषा निश्चित भाषा, इसकी निश्चित भाषा नहीं है कोई, ठीक। प्रमुख क्षेत्र है इसका मध्य एवं दक्षिण भारत की अनेक जनजातियां इन भाषाओं का प्रयोग करती है। ऑस्ट्रेलाइड जो भाषाएं हैं, भाषा पारंपरिक ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषाएं हैं इसकी। मंगोलाइड की बात करें तो प्रमुख
क्षेत्र क्या है, उत्तर पूर्वी भारत या हिमालयी क्षेत्र में भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। तिब्बती बर्मन भाषाओं के परिवार में भाषाएं आती है, ऐसे लोग उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। साइड्स की बात करें तो शारीरिक एवं विशेषताएं उत्तर एवं दक्षिण भारत में के अनेक समुदायों का में उल्लेखित मिलता है। इनकी भाषा द्रविड़ तथा इंडो आर्यन दोनों भाषाओं का क्या है, रूप है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिश्रण है। ठीक, आज की परिचर्चा बस इतने में ही थी और ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था आज का, इतना ही था। और सीधा सीधा है वो, उसमें क्या है, पुस्तक में लंबा चौड़ा हो गया है, आपको मैंने एक सीक्वेंस वाइज में ढाल करके दे दिया है। आप इसे आराम से पढ़ेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, ज्यादा समझाने का नहीं। मैंने जो समझाया है आशा करता हूं कि वो आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। तो आपने यह जाना, क्या जाना, कि भारत का जो भाषाई समूह है, भारत में जो लोग हैं उनके कौन कौन से भाषाएं हैं और उन भाषाओं ने भारतीय संस्कृति में किस तरीके से योगदान दिया और भारतीय संस्कृति में भाषाई एकता और विषमता रखते हुए भी भाषाई एकता का सूत्रपात किस तरीके से किया है, इनको लेकर के आज चर्चा थी, जो चर्चा पूरी हुई। कल फिर से हम ऐसी चर्चा में बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।